सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, उसमें न्यूटन ने क्या बताया था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक। ठीक है, तो ये चीज को न्यूटन के इस लॉ को गैलीलियो ने भी सपोर्ट किया। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने दो इंक्लाइन प्लेन लिए। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन लिए, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो गया, दो इंक्लाइन प्लेन लिए। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन लिए जहां पे एंगल कुछ बन रहा था। सपोज एंगल था इसको हम ले लेते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, और उसने क्या किया, यहाँ पे बॉल को, दिस इज अ बॉल, उसको इमर्स किया फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। ये हाइट को ले लेते हैं h1 और डिस्टेंस को ले लेते हैं s1। ठीक है, तो बॉल को उसने क्या किया, 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन रखा, दोनों एंगल सेम रहे, और बॉल को टॉप से रिलीज किया। तो हुआ क्या कि बॉल को जिस हाइट से रिलीज किया था, बॉल सामने उसी हाइट पे जाता है, सेम हाइट। मतलब ये कि व्हेन ये θ1 ले लेते हैं, θ1 को हम एंगल बोल सकते हैं, और ये θ2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि θ1 इज इक्वल टू θ2, दोनों एंगल इक्वल है। थीटा का मतलब है एंगल, ये जैसे ग्रीक अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, वैसे ही अल्फा बीटा गामा की तरह क्या होता है, थीटा होता है। तो गैलीलियो ने दो एंगल इक्वल कर दिए, दोनों इंक्लाइन प्लेन थे, इंक्लाइन प्लेन मतलब ऐसे टेढ़े थे। तो θ1 इज इक्वल टू θ2। तब उसने क्या देखा, ये कि डिस्टेंस दोनों ही सेम है, s1 इज इक्वल टू s2, और हाइट भी दोनों की सेम थी, h1 इज इक्वल टू h2। मतलब जिस हाइट से बॉल को छोड़ा, बॉल यहां से उतरा, सामने की प्लेन पे चढ़ा। ठीक है, और उसी हाइट पे, और जैसे बताया कि ये कौन सा सरफेस है, दिस इज फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन्स। ठीक है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस है उसपे बिल्कुल फ्रिक्शन है ही नहीं, ये हमको मान के चलना है। फ्रिक्शनलेस मतलब कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इस बॉल के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो दैट इज फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन था। तो उसने क्या देखा कि बॉल को जिस हाइट से हम छोड़ते हैं, सामने उसी हाइट पे जाता है, फिर वापिस से उसी हाइट पे जाता है। मतलब बॉल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है, रुकेगा ही नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, फिर गैलीलियो ने क्या किया, ये पहला डायग्राम था। फिर गैलीलियो ने क्या किया, दूसरे डायग्राम में उसने फिर से इंक्लाइन प्लेन ही रखा। ठीक है, दूसरे में इस बार एंगल उसने क्या किया, θ1 इस बाजू का 45 रखा, लेकिन दूसरा एंगल जो था वो थोड़ा उसने कम कर दिया। ठीक है, दूसरा जो था वो एंगल कम कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा एंगल है, और ये एंगल जो था θ2 वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री कर दिया। और फिर उसने क्या किया, बॉल को ऊपर से फेंका। ठीक है, बॉल को थोड़ा कलर अलग कर देते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो दिस इज बॉल। ठीक है, बॉल को उसने उसी हाइट से रखा। ठीक है, जो हाइट थी h1, उसी हाइट से उसने बॉल को रिलीज किया। तो बॉल ने इधर डिस्टेंस ट्रेवल किया s1, और उसी हाइट पे बॉल पहुंचा जिस हाइट से हमने रिलीज किया था। ठीक है, उसी हाइट पे बॉल पहुंचा, ये हाइट को हम नाम दे देते हैं h2। ठीक है, लेकिन इस बार डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, s2 ज्यादा ट्रेवल किया। आपको दिख रहा होगा कि ये जो s1 की लेंथ है वो कम है, और जो s2 है वो लेंथ ज्यादा है। दिख रहा है सबको कि जब वो एंगल कम कर रहा है
तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर, बढ़ रहा है। अब उसने क्या किया, सामने वाले एंगल को कम करता गया। मतलब यहाँ पे सिचुएशन कुछ उसने ऐसे करी कि θ1 को θ2 से ग्रेटर किया। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, 45 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, तो θ1 को ग्रेटर देन θ2 किया। और उसके बाद उसने क्या देखा ये कि भाई S2 जो था, सामने वाला जो डिस्टेंस था S2, वो S1 से ज्यादा हो गया, लेकिन हाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जितनी हाइट से बॉल को रिलीज किया था, बॉल उसी हाइट पे जाता है। फिर से ये भी जो सरफेस है वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन्स। ठीक है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन्स। और उसके बाद तीसरी सिचुएशन लेता है गैलीलियो। तीसरी सिचुएशन में वो क्या करता है, ये वाला एंगल को फिर से 41 डिग्री पे रखता है। θ1 अभी भी कितना है, 45 डिग्री, लेकिन ये एंगल को और कम करता है और जिस हाइट तक सामने वाला प्लेन था उस हाइट तक इसको लेके जाता है। ठीक है, और इस बार जो एंगल है इस बाजू का वो और कम है, ओनली 20 डिग्री, ओनली 20 डिग्री। और फिर से क्या करता है, बॉल को उसी हाइट से रिलीज करता है। ठीक है, H1 इसी हाइट से रिलीज करता है। ओके, बॉल नीचे गिरता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है S1, और सामने वाले इंक्लाइन प्लेन में चढ़ाई करता है। उधर से उतरता है, इधर से चढ़ाई करता है, और चढ़ाई करते करते यहाँ पे पहुंच जाता है। मतलब कि जिस हाइट से रिलीज किया था उसी हाइट पे पहुंच जाता है H2। लेकिन इस बार डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप देख सकते हो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे θ1 इज मोर ग्रेटर देन θ2, डबल किया। मतलब θ1 पहले से भी अब बढ़ा दिया, 45 डिग्री के सामने पहले 45 डिग्री था, दोनों इक्वल थे। इस बार 45 डिग्री को घटा के कितना किया, 30 डिग्री किया, और इस बार तो और घटा के कितना कर दिया, 20 डिग्री कर दिया। तब जाके क्या हुआ, तब क्या हुआ, S2 जो था अब वो S1 से और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, S2 जो है, अब देखो ये केस में डिस्टेंस फिर भी कम है, लेकिन यहाँ पे तो देखो बॉल कितनी चढ़ाई करता है। मतलब ये कि बॉल जिस हाइट से आप छोड़ते हो, बॉल सामने वाली इंक्लाइन प्लेन पे जाता है, उसी हाइट तक वो जर्नी करता है, फिर वो नीचे आता है, फिर से वही हाइट पे जाता है। ऐसे करते करते बॉल जो है वो ये दोनों इंक्लाइन प्लेन के बीच में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि ये दोनों सरफेस कैसे है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पता चलता है कि डिस्टेंस जो 2 है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और हाइट तो सेम ही रहती है, H1 इज इक्वल टू H2। और अब चौथी सिचुएशन में बताइए न्यूटन क्या करता है। चौथी सिचुएशन में न्यूटन क्या करता है, गैलीलियो क्या करता है। गैलीलियो एंगल 45 डिग्री रखता है, θ1 45 डिग्री रखता है हमेशा की तरह, हाइट भी सेम लगता है H1 हमेशा की तरह, लेकिन सामने एंगल लगता ही नहीं है। देखो इधर से एंगल ही नहीं लगा, मतलब यहाँ पे कोई इंक्लाइन प्लेन है ही नहीं, और बॉल को इस हाइट से वो रिलीज करता है, इस हाइट से रिलीज होगा तो यहाँ तक जो है वो S1 ट्रेवल करेगा। लेकिन इसका क्या होगा, बॉल को रिलीज करने के बाद क्या होगा, कोई बता सकता है कि बॉल यहाँ से रिलीज हुआ उसके बाद बॉल जाता ही जाएगा। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि बॉल जब तक जो हाइट से आपने रिलीज किया उस हाइट तक नहीं पहुंचता तब तक वो जाता ही रहता है। यहाँ पे हमने देखा कि जिस हाइट से रिलीज किया सामने उसी हाइट पे गया, फिर से उसी हाइट पे आया, फिर से उसी हाइट पे गया, मतलब ऐसे मोशन में। इधर भी हमने इस हाइट से रिलीज किया तो सामने उसको चढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, चढ़ाई करने के बावजूद भी वो उसी हाइट पे पहुंचा। तीसरे सिचुएशन में उसको चढ़ाई बहुत ज्यादा करनी पड़ी, फिर भी सामने वाली हाइट तक पहुंचा। लेकिन चौथी सिचुएशन में तो सामने हाइट ही नहीं है, मतलब अगर ये 2 मीटर की हाइट से भी रिलीज किया है तो जब तक 2 मीटर की हाइट नहीं पहुंचेगी तब तक वो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे θ2 जो है वो 0 डिग्री है, θ2 0 डिग्री है, देन
S2 will be क्या होगा, S2 will be infinite, डिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट होता रहेगा, इनफाइनाइट जब तक वो हाइट अचीव ना हो जाए तब तक, या तो रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल ना आ जाए तब तक। ठीक है, कोई मान लो रास्ते में पत्थर आ जाता है तो पत्थर को टकरा के वो वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जब तक वो स्लोप नहीं आएगा, जब तक वो हाइट नहीं आएगी, तब तक ऑब्जेक्ट चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज न्यूटन ने जो बोला था कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, इसको प्रूव गैलीलियो ने करके बताया कि न्यूटन जो बोलता था वो सही बोलता था। न्यूटन की पूरे स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट को फिर रिलीज किया था, अब ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कब तक चलता जाएगा, जब तक रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, कब तक, जब तक आप उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगा। इसीलिए मैंने माना है कि ये जितने भी सरफेस है वो सब कैसे है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, सब फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस ही है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और ये जो है वो भी ऐसा ही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये भी फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि अगर फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ तो सरफेस ही ऑब्जेक्ट को रोक देगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक चलता रहेगा जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगे। ठीक है, न्यूटन ने तो हमको स्टेटमेंट में बताया, लेकिन गैलीलियो ने हमको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया कि ये बॉल तब तक जाता जाएगा तब तक जाता जाएगा जब तक सामने कोई हाइट नहीं आ जाती, वही हाइट नहीं आ जाती, या तो कोई ऑब्स्टिकल या अनबैलेंस फोर्स नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, अगर आप साइकिल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चला रहे हो तो आपको खाली इस पॉइंट पे साइकिल के ऊपर सिर्फ बैठ जाना है, धक्का भी नहीं मारना है, आपकी साइकिल जो है वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तब तक चलती जाएगी जब तक आप सामने उस हाइट पे नहीं पहुंचोगे या सामने से कोई बाइक वाला आके तुमको टक्कर नहीं मारेगा। ठीक है, तो ये है न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट or in motion will remain in motion unless an unbalanced force act on it. बोलो, any doubt? बोलो, डाउट है किसी को? नो सर। नो नो सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। Next topic is inertia. Inertia.
नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, तब उसी की बॉडी उसको ये करने से रोकती है। ठीक से समझाता हूं। जब आपने कभी भी देखा होगा कि एक फास्ट बॉलर कौन है अपने इंडिया में, बोलो एक फास्ट बॉलर का नाम बोलो। हार्दिक पांड्या। जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या। फास्ट बॉलर है हार्दिक पांड्या, फास्ट बॉलिंग करता है, लगभग बाउंड्री से बॉल लेके भागता है और फिर बॉल फेंकता है, बॉल को ऐसे डिलीवर करता है। ठीक है, लेकिन बॉल डिलीवर करने के बाद बॉल फेंक दिया, बॉल उसने डाल दिया, क्या उसके बाद वहीं का वहीं वो स्टॉप हो जाता है कि बॉल डालने के बाद भी थोड़ा आगे जाता है? थोड़ा आगे जाता है थोड़ा। पागल है वो पागल है। बॉल तो डाल दिया, फिर आगे क्यों जाना है बैट्समैन की तरफ? बॉल को आगे जाना है कि उसको आगे जाना है? लेकिन फिर भी वो आगे जाता है तो क्योंकि इसका उसमें इतना फोर्स होता है इसलिए। क्योंकि जो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, स्पिनर का लेते हैं, कुलदीप यादव का लेते हैं या यजुवेंद्र चहल का लेते हैं। अब चहल जो है वो थोड़ा ही रन करता है, यूं करता है, रन डाल के, ठीक है, वो भी 2-3 कदम तो वो भी बेचारा आगे जाता है बॉल डालने के बाद। हार्दिक पांड्या शायद 15-16 कदम आगे जाता है और चहल या कुलदीप यादव 2 या 3 कदम आगे जाते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है पता है कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी को देखा होगा कि चालू ट्रेन में से कोई उतरता है, या बस चालू होती है उसमें से कोई उतरता है, या चालू ऑटो रिक्शा में से कोई उतरता है। आपने देखा होगा कि जब कोई चालू बस में से उतरता है, बस की स्पीड कम हो रही है, ठीक है, रुकने स्टेशन आने वाला है, वहां पे बस रुकने वाली है, बस की स्पीड कम है, लेकिन फिर भी एक आदमी जो है वो उतर जाता है। और उतरने के बाद क्या करता है? वो वहीं पे स्टैच्यू हो जाता है, भागता है थोड़ा, क्या करता है? वो आगे जाता है थोड़ा सा। आगे जाता है, बस के साथ साथ आगे जाएगा और फिर वो चला जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि उसकी बॉडी उसको रोक रही है। अब आप हार्दिक पांड्या का एग्जांपल हम लेते हैं कि हार्दिक पांड्या बॉल डालने के बाद थोड़ा बहुत आगे क्यों जाता है? क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉल लेके भाग रहा है, ठीक है, बाउंड्री से भागते भागते आ रहा है और फिर वो बॉल डाल देता है। ठीक है, फिर वो बॉल डाल देता है, बॉल डाल दिया, अभी तक उसकी बॉडी किसमें थी? मोशन में, भाग रही थी, मोशन में। अब बॉल डाल दिया, बॉल डालने के बाद उसकी बॉडी को रुकना है, लेकिन उसी की बॉडी उसको रोकती है ये करने से। अगर हार्दिक पांड्या को बोला जाए कि अगर तूने बॉल डालने के बाद उसी टाइम पे नहीं रुका तो इंडिया ये मैच हार जाएगी, और हार्दिक पांड्या जो है वो ऐसा करता भी है, तो क्या होगा? सोचो ना, फुल स्पीड से बॉल डाला और वहीं पे उसको तो क्या होगा? सर वो गिर जाएगा। वो गिर जाएगा। ठीक है, वो गिर जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी हमको अपोज करती है। हमारी बॉडी जानती है कि अभी तक हम मोशन में थे, हमने बॉल डाल दिया है, अब मुझे रुकना है, लेकिन बॉडी क्या करती है? उसको अपोज करती है। ठीक है, जब भी आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे ना, बॉडी अपोज करेगी। ठीक है, इसीलिए हार्दिक पांड्या बॉल डालने के बाद अपनी बॉडी को धीमे धीमे समझाता है रुकना है, रुकना है, रुकना है, फिर इसके लिए वो स्पीड कम करते 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 फिर रुकता है। और यही बात चहल की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, तो कुलदीप यादव तो यहीं से भाग रहा था, ठीक है, पिच मतलब एम्पायर से थोड़े दूर से भाग रहा है वो, तो उसकी स्पीड कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम है। ठीक है, शोएब अख्तर या ब्रेटली जैसा जो होता है वो कितनी फास्ट भागता है और फिर वो बॉल फेंकता है, तो वो और ज्यादा। शोएब अख्तर या ब्रेटली को आपने कभी बॉलिंग डालते हुए देखा हो, तो वो बॉल डालने के बाद आधे से भी ऊपर पिच पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, बॉल डाल दिया, उसके बाद आधी पिच तक वो भाग के जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो इनर्शिया भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही चीज वो पर्सन के साथ भी होती है जो बस में चढ़ा, जो बस में खड़ा था। ठीक है, बस चल रही थी, वो भी बस के साथ साथ मोशन में था। अब उसको पता है कि यहाँ पे बस रुकने वाली है, स्पीड कम हो गई है, वो बस चालू बस में से उतरता है। अब चालू बस में से उतरता है तो जब बस मोशन में थी तो वो भी वो मोशन में था। अब
अब उसको रुकना है, लेकिन बस अभी भी चल रही है, तो वो उतरने के बाद थोड़ा थोड़ा बस के साथ चलता है, मतलब अपनी बॉडी को समझाता है कि अभी मैं रुकूंगा, लेकिन थोड़ा इनर्शिया है, जब तक इनर्शिया 0 नहीं होता तब तक तू थोड़ा बस के साथ चल। जैसे ही वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा, चुपचाप वापिस से पीछे चला जाएगा। हम सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बस में ऐसा खड़े, बस चल रही है, हम भी खड़े, हम भी चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि बस वाला ब्रेक मारता है, जब बस वाला ब्रेक मारता है तो क्या होता है, हम आगे, होता है ऐसा, ठीक है। और मान लो बस में बैठे हुए, शांति से बैठे हुए, ठीक है, अभी बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए, बस वाला जैसे ही आगे जाता है, हम कहाँ जाते, पीछे। होता है कि नहीं होता है ऐसा सबके साथ? Yes, sir. क्यों ऐसा? यस सर। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि हम लोग जब कार में बैठते हैं तो क्यों बोला जाता है कि सीट बेल्ट पहनो? क्यों जब बोला जाता है? ब्रेक मारे तो आगे न जाए, ब्रेक मारे तो आगे ब्रेक लगे नहीं मारे तो हमको। आगे ना जाए। इसका रीजन है इनर्शिया। पता है क्यों? क्योंकि आप मान लो कार में जा रहे, हाईवे पे जा रहे, 100 की स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, और ना करे नारायण, रास्ते में एक ऑब्स्टेकल आ गया, कोई व्हीकल आ गया, कोई खड्डा आ गया, कोई जानवर आ गया, और आप 100 की स्पीड से ब्रेक मारोगे, गाड़ी को रोकने की ट्राई करोगे एक्सीडेंट से बचने के लिए, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में थी, आप गाड़ी चला रहे हो, आप भी 100 की स्पीड में हो, और अब आपने फुल ब्रेक मार दी है, तो क्या होगा? गाड़ी रुकेगी, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी? अपोज करेगी, क्योंकि बॉडी में इनर्शिया है, बॉडी अपोज करेगी, और बॉडी अपोज करेगी, इसके लिए क्या होगा? घूम करके आगे जाएंगे, सीधा हमारा सिर जो है वो बॉलेट के साथ टकराएगा और हमारा सिर उड़ जाएगा। इसीलिए सीट बेल्ट पहनी जाती है कि बाय चांस आप 100 की स्पीड में जा रहे हो और एक्सीडेंट होता है, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी, लेकिन सिर जो है वो टकराएगा नहीं और आप बच जाओ, वहीं के वहीं बैठे रहोगे, ठीक है। जब बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं उसमें सीट बेल्ट इंसान को बचा लेती है, ठीक है। अगर सीट बेल्ट ना पहनी हो तो ऐसे भी एक्सीडेंट देखे हैं कि जब सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है तो जो ड्राइवर होता है या ड्राइवर के बाजू में जो पैसेंजर बैठा होता है वो आगे का कांच तोड़ के आगे निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो आपको झटका लगेगा, लेकिन वो झटके से आपका जो सिर है वो डैशबोर्ड पे या स्टीयरिंग पे या आगे की विंडशील्ड पे नहीं टकराएगा और आप 50% जंग वहीं पे जीत जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर टकराया तो डैमेज हो जाएगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। इसीलिए सीट बेल्ट पहनी जाती है, क्योंकि आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, आप भी ब्रेक आराम से ही मारने वाले हो, लेकिन अगर कोई एकदम से व्हीकल आएगा और हम एक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तब आपको शॉर्ट ब्रेक मारनी पड़ेगी, और उस टाइम पे आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया की वजह से आप बच जाओगे, वरना ये इनर्शिया आपको मार देगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जब भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, आप 100 की स्पीड पे जा रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मोशन में हो, आपकी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जब आप 0 पे आ रहे हो, जब आप ब्रेक मार के गाड़ी रोक रहे हो, तब आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। 100 से आप 0 पे आ रहे हो, आप चल रहे थे, अभी आप रुक रहे हैं, तब आपकी बॉडी अपोज करती है। बस में भी ऐसा ही होता है, आप बस में बैठे होते हो, ठीक है, बस रुकी हुई होती है, ठीक है, दोनों रुके हुए होते हैं, आप भी रुके हुए, बस भी रुके हुए, बस आगे जाती है और आप पीछे जाते हो, क्योंकि बस मोशन में आती है, लेकिन आपकी बॉडी क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है। बस मोशन में, आप भी मोशन में हो, ठीक है, बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, लेकिन बस वाला जैसे ही शॉर्ट ब्रेक मारता है आप आगे आ जाते हो, क्योंकि बस रुक रही है लेकिन आपकी बॉडी रुक नहीं रही है, अपोज करती है। तो इसके लिए हर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जब भी मोशन का स्टेट चेंज होगा वो उसको अपोज करेगी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। सो व्हाट इज इनर्शिया? द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू oppose changing state of motion of an object. The property of object to oppose changing state of motion of an object is called inertia.
ठीक है, अब एक बात बताओ, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, हल्की बॉडी का कि भारी बॉडी का, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, हल्की बॉडी का? हल्की बॉडी का। हल्की बॉडी का। चलो एग्जांपल लेते हैं चलो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम देता हूँ, पारस जैन। पारस जैन, आर यू लिसनिंग टू मी? चलो पारस जैन यस सर। ओके, अब मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो मुझे जवाब देना। तू पारस जैन है, 40 केजी का बॉडी है तेरी, सामने से दो व्हीकल आ रहे हैं, एक आ रहा है ट्रक 20 की स्पीड से और साथ बाजू में से आ रही है साइकिल, वो भी 20 की स्पीड से। अब तुझे बोला जाएगा किसी एक को रोकना है, किसको रोकेगा बता? ट्रक आ रहा है 20 की स्पीड से और साइकिल आ रहा है 20 की स्पीड से, किसको रोकेगा? सर साइकिल को। साइकिल को रोकेगा। क्यों साइकिल को रोकेगा? क्योंकि उसको पता है कि साइकिल को रोकने में भी तकलीफ तो होगी, साइकिल को रोकेगा, ठीक है, क्योंकि साइकिल भी 20 की स्पीड से आ रही है, ट्रक भी आ रहा है, लेकिन साइकिल को रोकने से हो सकता है कि थोड़ा हाथ में इंजरी हो, लेकिन अगर ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ट्रक ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब ट्रक का मास ज्यादा है। इस बार उसको मालूम है किससे डर लग रहा है? ट्रक के मास से डर लग रहा है। ट्रक का मास ज्यादा है तो उसको रोकना भी मुश्किल है, मतलब उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। साइकिल का मास कम है, इसके लिए उसका इनर्शिया क्या है? कम। पारस, दूसरा एग्जांपल, तेरे सामने एक फुटबॉल है और बाजू में उसी साइज का एक पत्थर है, ठीक है, एक बड़ा स्टोन है और उसी साइज का एक फुटबॉल है, किसी एक को किक मार के उड़ाना है, किसको उड़ाएगा? सर फुट। क्यों फुटबॉल को उड़ाएगा? क्योंकि वो जानता है कि फुटबॉल का मास कम है, फुटबॉल में ज्यादातर हवा भरी हुई है, मास कम है, फुटबॉल का मास कम है तो इजीली उड़ जाएगा, ठीक है, उसका इनर्शिया भी कम। लेकिन पत्थर, भले साइज उतनी है लेकिन पत्थर के अंदर हवा नहीं है, पत्थर बहुत हैवी है, ठीक है, पत्थर हैवी है तो अगर वो उतने फोर्स से किक मारेगा तो पत्थर थोड़ा सा ही हिलेगा और पैर भी टूट सकता है, ठीक है, बड़ी बात तो यही है कि पैर भी टूट सकता है। तो इसके लिए जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक है। तुम्हारे सामने एक कुर्सी है, जैसे मैं तुम्हारे सामने कुर्सी रखता हूँ, ठीक है, ये एक कुर्सी, अब देखो ये कुर्सी को मैं इजीली उठा पा रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे सामने कुर्सी को मैं इजीली उठा पा रहा हूँ क्योंकि इसका मास कम, ठीक है। अब सोचो मैं इसी कुर्सी के ऊपर पारस को बिठाता हूँ और फिर मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या इतनी इजीली उठ पाएगी ये कुर्सी? नो सर। क्योंकि नो। तब ये कुर्सी हल्की है तो इसका इनर्शिया कम है, ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर पारस को बिठाता हूँ या कोई दूसरे स्टूडेंट को बिठाता हूँ, ठीक है, तो उसका मास बढ़ जाता है, तो वो इनर्शिया भी उसका बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि मास, more the mass, more will be the inertia. More the mass, more will be inertia. ठीक है, इसका मतलब कि जो हैवी बॉडी है उसका इनर्शिया ज्यादा है और जो लाइट बॉडी है उसका इनर्शिया कम है। मोर द मास मोर विल बी इनर्शिया, ठीक है, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है, अगर मास कम है, हल्की बॉडी है, तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। सो इस तरह से इनर्शिया को कहा जाता है कि जब भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है तो इनर्शिया होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज आ रही है, तीसरी चीज है मोमेंटम। मोमेंटम का सिंबल होता है P, मोमेंटम होता है P, ठीक है। अब इनर्शिया में मैंने क्या देखा था कि इनर्शिया में सिर्फ मास को कंसीडर किया जाता है, लेकिन मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास के साथ साथ वेलोसिटी को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में मोमेंटम पता है क्या होता है?
मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं मोमेंटम। इसको हम समझते हैं। मान लो कि आज रात को पारस के घर में चोर आए। क्या है पारस तेरे घर में रात को? चोर। चोर है, ठीक है। और पारस को रात को नींद से जगाता है। चोर, 4 चोर आते हैं, ठीक है। पारस को नींद से जगाता है और बोलता है कि जितना जो भी तेरे अलमारी की चाबी है वो मुझे दे दे, तेरे सारे मोबाइल मुझे दे दे, ठीक है। जितने भी घर में कैश पड़ा है सब दे दे, गोल्ड है सब दे दे। अगर तो एक गोली तेरे को मारूंगा हाथ से। पारस क्या करेगा? तेरे को गोली से डरा रहा है, असली गोली है लेकिन हाथ से डरा रहा है, क्या करेगा तू? पारस डर गया क्या? सर कुछ नहीं होगा। दे देगा कि उसको धोएगा? सर धोऊंगा। मैं अकेला नहीं धोऊंगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको बुला के धुलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि गोली है, गोली क्या बिगाड़ लेगी मेरे को? अगर खींच के वो मारेगा नहीं तो भी क्या होगा? इधर टकरा के गिर जाएगी, थोड़ा छिला जाएगा, उसके लिए थोड़ी लाखों करोड़ों रुपया दे दूंगा, ठीक है। तो इस बार उसको गोली से डर नहीं लगता। लेकिन अब वो चोर क्या करता है? उसी गोली को बंदूक में लोड करता है, ठीक है। लोड किया और अब पारस के कनपट्टी पे रखता है और अब बोलता है कि ला पारस सब कैश वैश दे दे। पारस अब क्या करेगा? पारस दे देगा भाई, ले जा भाई, सब कुछ ले जा, लेकिन एक ट्रिगर मत दबाना, क्योंकि वो जानता है कि जान है तो जहान है, बराबर। क्योंकि इस बार उसको गोली से डर नहीं लगता, गोली के मोमेंटम से डर लगता है, ठीक है। पहले उसको लगता था ये 10 ग्राम की गोली मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ठीक है। लेकिन जब यही गोली बंदूक में फिट होती है तब पता चलता है कि 10 ग्राम की गोली और 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये जब दोनों एक साथ मेरे भेजे में जाएगी तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैटर यही है कि बंदूक की गोली जो है उसकी मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगी, मास और वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब बंदूक से मारता है तब मास और वेलोसिटी के साथ गोली फायर होती है, ठीक है। और जब हाथ से मारता है तब सिर्फ मास होता है, ठीक है। तो तब उसको इनर्शिया से ज्यादा डर नहीं लगता। लेकिन जब लोड होती है तब गोली से डर नहीं लगता, गोली के मोमेंटम से डर लगता है। किससे डर लगता है उसको? गोली के मोमेंटम से, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है, और मोमेंटम का सिंबल होता है p, मास का होता है m, वेलोसिटी का होता है v। तो इक्वेशन बन जाता है p = m × v। तो डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे मोमेंटम को कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। लेक्चर एंड हो जाता है तो फटाफट आ जाना, इसको बोला जाता है मोमेंटम। ज्वाइन हो जाना वापस, ठीक है। ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम हो जाता है p = m × v, मतलब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। बोलो, एनी डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो आगे बढ़ाते हैं, वापिस से ज्वाइन होते हैं। सर, मुझे डाउट है। हाँ तो बेटा अभी लेक्चर एंड हो जाएगा, वापिस